पर्दा प्रथा कब से शुरू हुई? पर्दा प्रथा भारत में कैसे और कहां से आई? क्या हिंदू धर्म में पहले से थी पर्दा प्रथा या मुस्लिम समाज से आई ये प्रथा? आज की वीडियो में इसी विषय पर डिटेल से चर्चा करूंगी। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भारत की बात करूं तो यहाँ पर 500 ईस्वी पूर्व रची गई निरुक्ति में इस तरह की प्रथा का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। निरुक्तों में संपत्ति संबंधित मामले निपटाने के लिए न्यायालयों में स्त्रियों के आने जाने का उल्लेख मिलता है। निरुक्त वैदिक साहित्य के शब्द व्युत्पत्ति यानी कि इटिमोलॉजी का विवेचन है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। परंपरागत रूप से संस्कृति के प्राचीन व्याकरण यास्क को इसका जनक माना जाता है। न्यायालयों में महिलाओं की उपस्थिति के लिए किसी पर्दा व्यवस्था की जानकारी 200 ईसा पूर्व तक नहीं मिलती है। इस काल के पूर्व के प्राचीन वेदों तथा संहिताओं में पर्दा प्रथा का विवरण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में एक श्लोक में लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा गया है, जिसका हिंदी अर्थ है, यह कन्या मंगलमय है, एकत्र हो और इसे देखो, इसे आशीष देकर ही तुम लोग अपने घर जा सकते हो। इससे स्पष्ट पता चलता है कि उन दिनों बहुओं द्वारा अवगुंठन मतलब कि पर्दा धारण नहीं किया जाता था, बल्कि वे सभी के सामने खुले सिर से ही आती थी। मनु और याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों की जीवन शैली के संबंध में कई नियम बनाए हुए हैं, परंतु कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए। रामायण और महाभारत काल की स्त्रियां भी किसी भी स्थान पर पर्दा या घूंघट का प्रयोग नहीं करती थी। संस्कृत नाटकों में भी पर्दे का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि 10वीं शताब्दी के प्रारंभ काल के समय तक भी भारतीय राज परिवारों की स्त्रियां बिना पर्दे के किसी भी सभा में तथा घर से बाहर घूम सकती थी। इस बात का उल्लेख स्वयं अरब यात्री अबू जैद ने अपने लेखन के जरिए किया है। स्पष्ट है कि भारत में प्राचीन समय में कोई पर्दा प्रथा जैसी बीमारू रूढ़िवादी प्रथा प्रचलन में नहीं थी। ऐसे में दिमाग में ये सवाल घूमना तो स्वाभाविक है कि पर्दा प्रथा आई कहाँ से। भारत में हिंदुओं में पर्दा प्रथा इस्लाम धर्म की देन है। इस प्रथा ने मुगल शासकों के दौरान भारत में अपनी जड़ें काफ़ी मजबूती से जमा ली। कहा जाता है कि पर्दा प्रथा की उत्पत्ति फारसी संस्कृति से हुई। इतिहासकारों का मानना है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब साम्राज्य के आधुनिक इराक में विस्तार के समय मुसलमानों द्वारा पर्दा का अधिग्रहण किया गया था और इस्लाम ने उस समय की पहले से मौजूद स्थानीय प्रथाओं में केवल धार्मिक महत्व जोड़ दिया। वैसे इस प्रथा की शुरुआत भारत में 12वीं सदी में मानी जाती है। इसका ज़्यादातर विस्तार राजस्थान के राजपूत जाति में हुआ। 15वीं और 16वीं शताब्दी के आते आते यहाँ पर्दा उत्तर भारत की स्त्रियों की एक सामान्य जीवन शैली बन गई। 19वीं शताब्दी तक हिंदू अभिजात वर्ग यानी कि हिंदू अमीर वर्ग के बीच पर्दा एक प्रथा बन गई। पर्दा पारंपरिक रूप से निम्न वर्ग की महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता था, लेकिन पर्दा प्रथा ने अपने पैर इतनी तेजी से पसारे कि खेती मजदूरी करने वाले वर्ग की भी महिलाएं पर्दा करने लगी थीं। पर्दा प्रथा का उल्लेख सबसे पहले महाकाव्यों में हुआ है, पर उस समय यह केवल कुछ राज परिवारों तक ही सीमित था। पर्दा प्रथा का उल्लेख सबसे पहले मुगलों के भारत में आगमन के समय से देखने को मिलता है। जातक कथाओं में
कहीं कहीं स्त्रियों के पर्दे में रहने का उल्लेख मिलता है। अजंता और सांची की कलाकृतियों में भी स्त्रियों को बिना घूंघट दिखाया गया है। बौद्ध काल की कुछ रानियां पर्दा युक्त रथों पर यात्रा करती थीं। वहीं भास के नाटक में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। स्वप्नवास दत्ता में पद्मावती विवाह के बाद पर्दे में रहना पसंद करती थी। भवभूति और माघ की रचनाओं में भी पर्दा के प्रचलित होने की सूचना मिलती है। मध्यकाल पर नजर डालें तो 16वीं शताब्दी के रूस में पिता और भाई अपनी पुत्री या बहन का मुंह देख नहीं सकते थे। 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में भी स्त्रियां ना तो अकेली यात्रा कर सकती थी और ना ही अपने किसी पुरुष साथी कर्मचारी को घर आमंत्रित कर सकती थी। अगर कोई स्त्री सार्वजनिक सभा में कोई वक्तव्य दे देती तो वह उसके लिए अत्यंत अपमानजनक माना जाता था। प्राचीन काल से मुस्लिम देशों में महिलाओं की गतिशीलता और व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाली प्रथाएं मौजूद थीं। प्राचीन भारतीय समाज में दुनिया भर में दूसरे देशों की तरह महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता और व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाली प्रथाएं मौजूद थीं, लेकिन भारत में इस्लाम के आगमन से इन हिंदू प्रथाओं को तेज कर दिया और 19वीं शताब्दी तक पर्दा प्रथा पूरे भारत में कुलीन समुदाय और उच्च जाति के हिंदुओं की प्रथा थी। मुगल साम्राज्य के दौरान उत्तरी भारत के मुस्लिम शासन ने हिंदू धर्म की प्रथा को प्रभावित किया और पर्दा उत्तर भारत के हिंदू उच्च वर्गों में फैल गया। मुस्लिम समुदाय के बाहर पर्दे के प्रसार का श्रेय ये उच्च वर्ग और संपन्न वर्ग के सामाजिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने की प्रवृत्ति को दिया जा सकता है। गरीब महिलाओं ने पर्दा नहीं किया था। छोटे गांवों में निम्न वर्ग की महिलाएं अक्सर खेतों में काम करती थीं और इसलिए एकांत में रहने के लिए अपने काम को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय में पर्दा प्रथा अपने व्यापक रूप से उपज चुकी थी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच इसका कड़ाई से पालन किया जाता था। आधुनिक भारत में मुख्य रूप से इस्लामी देशों, समुदायों और दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं को घूंघट करने और एकांत में रखने की प्रथा आज भी मौजूद है। पर्दा प्रथा क्षेत्र, समय, सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्थानीय संस्कृति के आधार पर अलग अलग रूप और महत्व रखता है। यह आमतौर पर सऊदी अरब के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम समुदायों के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हिंदू सरदारों और उच्च वर्ग ने पर्दा प्रथा का अनुसरण कर अपने समाज में इस प्रथा को लागू किया। फिर उनका अनुकरण कर समाज के अन्य वर्गों ने भी इसे अपना लिया। इसके पीछे कुछ कारण जरूर रहे होंगे, जैसे स्त्री शिक्षा समाप्त होना, कम आयु में विवाह होने के कारण अनुभवहीन स्त्रियों का परिवार में सम्मानजनक स्थान नहीं रहा। इससे पुरुषों का वर्चस्व बढ़ता चला गया। स्त्रियों का सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में योगदान समाप्त होता चला गया। यह कैसी विडंबना है कि जो पर्दा स्त्रियों की कुलीनता सम्मान का प्रतीक था, वही स्त्रियों के लिए दुर्भाग्यशाली बन गया। स्त्री दीनहीन जीवन बिताने को बाध्य हो गई। इसी नजरिए से मध्यकाल स्त्रियों के जीवन का काला पन्ना साबित हुआ। रूप सौंदर्य के वर्णन में घूंघट का जिक्र बार बार कवियों ने किया है, फिर चाहे कवि हरिराम व्यास हो या कालिदास। यही कारण है कि इन कवियों ने यहाँ घूंघट एक सौंदर्य के प्रतीक के तौर पर उभारा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास लिखते हैं, इन तपस्वियों के बीच वह घूंघट वाली सुंदरी कौन है जो पीले पत्तों के बीच में नई कोपल के समान दिखाई पड़ रही है। वहीं काम शास्त्र में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ घूंघट को
कामुकता का प्रतीक और ललचाने वाला बताया गया है। अब इसके सुधार की बात कर लेती हूँ तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के साथ साथ पर्दा प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाने की आवाज़ उठाई थी। इसके साथ ही बंगाल में 19वीं शताब्दी में नारी सक्रियता बढ़ी। उदाहरण के लिए बेगम रुकैया और फैजुन्नेसा चौधरानी ने पर्दा प्रथा से बंगाली मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह हरियाणा, जो कि भारत के सबसे रूढ़िवादी राज्यों में से है, यहाँ पर भी महिला ग्राम प्रधान ने महिलाओं को घूंघट से मुक्त कराने का संकल्प लिया। इस आंदोलन के समर्थन में कई मुस्लिम ग्राम प्रधान आगे आए। चूँकि हरियाणा की महिलाएं खेल आयोजनों में बहुत अधिक भाग लेती रही हैं, इसीलिए उन्होंने अन्य महिलाओं को घूंघट छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई महिलाओं ने पर्दे का त्याग कर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दूसरी महिलाओं ने एक दूसरी महिला का अनुसरण भी किया, जिसका प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन पर दिखाई दिया। ये महिलाओं की शिक्षा का परिणाम था। किंतु आश्चर्य इस बात का है कि मध्यकाल की परिस्थितियों में पैदा हुआ मुस्लिम और ब्रिटिश काल में पला बढ़ा पर्दा आज भी आधुनिक भारत में पहुंच जमाए हुए। आधुनिक भारत की स्त्री इस सड़ी गली अमानवीय महिलाओं की प्रगति में बाधक इस कुप्रथा को अभिशाप की भांति आज भी क्यों झेल रही है, जो एक प्रकार से भारतीय समाज में स्त्री को दोयम दर्जा प्रदान कर रही है। 20वीं सदी के अंत में इस प्रथा के विरोध के फलस्वरूप इसमें कमी जरूर आई है। यह प्रथा स्त्री की मूल चेतना को अवरुद्ध करती है व उसे गुलामों जैसा एहसास कराती है। जो स्त्रियां इस प्रथा से बंध जाती हैं, वे कई बार इतना संकोच करने लगती हैं कि बीमारी में भी अपनी सही से जांच कराने में असफल रहती हैं। इस प्रथा को समाज में रखने के नुकसान बहुत हैं, फायदे ना के बराबर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।